बोलते बोलते नहीं नहीं, इंटरनेट का प्रॉब्लम होने से, अदरवाइज नहीं। सो जाता है कभी। हाँ। सो लता, ये सब तो आई थिंक ये बेसिक एकदम ये है कि यहाँ से अगर सब चाहे तो इसका भी एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प बता सकते हैं। डायरेक्ट टैक्स जो अपने इनडायरेक्ट अपनी इनकम पे करते हैं, और इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है कि आप कुछ भी परचेज करने जा रहे हैं, छोटा से छोटा आइटम जो भी आप परचेज करते हैं उसके ऊपर में हिडन टैक्स रहता है, वो अपने को पता ही नहीं चलता मोस्टली। जैसे ग्रोसरीज होता है, या अपने बड़े आइटम जैसे एसी ये सब परचेज करते हैं तो उनमें तो अपने को शो होता है कि उसमें सेपरेट शो होता है कि ये अमाउंट जीएसटी का है। सेल फोन, एसी, वॉशिंग मशीन सब में शो होता है। पर जो एकदम छोटे आइटम होते हैं उनमें मेनली होता है कि अपने चीज खरीद रहे हैं, बटर खरीद रहे हैं, तो उनमें शो ही नहीं होता है। स्ट्रेट फॉरवर्ड एमआरपी लिखा हुआ रहता है, वो इनडायरेक्ट टैक्स है। उसको जो आपको शो नहीं होता है और जो सबको इक्वली पे करना पड़ता है, चाहे वो गरीब हो अमीर हो, आपका इनकम क्या है, आपका स्टेटस क्या है, उस इनडायरेक्ट टैक्स में उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और डायरेक्ट टैक्स जैसे जैसे आपका इनकम बढ़ता जाएगा उसका टैक्स स्ट्रक्चर बढ़ता जाता है, टैक्स रेट बढ़ता जाता है। ये दोनों में डिफरेंस है। इनडायरेक्ट टैक्स का जैसे एग्जांपल से, डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स होता है और कोई टैक्स नहीं होता है, पर इनडायरेक्ट टैक्स में पहले बहुत से टैक्सेस थे। इनफैक्ट सब कोई सोचते हैं कि अब उसके अंडर में कोई टैक्स नहीं, सिर्फ जीएसटी, पर ऐसा है नहीं। कस्टम ड्यूटी भी अभी भी है। इंटरटेनमेंट टैक्स जो है स्टेट के अंडर में है, तो स्टेट अभी भी इंटरटेनमेंट टैक्स लगाती है। मूवीज ये सब पे इनफैक्ट अभी भी इंटरटेनमेंट टैक्स है। वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो लगाना चाहती है या नहीं, और कितना परसेंट लगाना चाहती है। तो टोटली इसको खत्म करना पॉसिबल नहीं है कि पूरा का पूरा आपने इसको मर्ज कर दिया जीएसटी में, दैट इज नॉट पॉसिबल। पर ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है टैक्सेस का, जो स्ट्रक्चर था मोस्टली इसको जीएसटी में इंक्लूड कर दिया गया है, मर्ज कर दिया गया है। ये जितने भी टैक्सेस है, वैट और सेल्स टैक्स, ये सब तो टोटली जीएसटी में मर्ज हो गए हैं, और एक्साइज ड्यूटी ये सब जीएसटी इतना जरूरत नहीं है। आई थिंक ये तो एक्सप्लेनेशन था जो एक्सप्लेनेशन है कि दोनों में जीएसटी आने से कॉस्ट रिड्यूस हुआ है। और गवर्नमेंट ने कल एक चीज मैं बताना भूल गई कि लोगों को लगेगा कि कॉस्ट रिड्यूस हुआ है तो जो मैन्युफैक्चरर है या ट्रेडर है वो सोचेगा कि अब तो मेरा प्राइस कम हो गया, मैं पहले 300 रुपए में बेचता था, अब मेरा प्राइस पड़ रहा है 300 रुपए में बेचता था और मेरा कॉस्ट उस टाइम 250 था, अब मेरा कॉस्ट है 230 रुपया। पहले मैं खरीद रहा था 250 में, अब मैं 230 में खरीद रहा हूँ, तो मैं अब ज्यादा प्रॉफिट चार्ज कर लूं, मैं 70 रुपया ले लूं। बट दे कांट डू दिस। गवर्नमेंट ने जीएसटी में इसके लिए भी रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए हुए हैं कि प्रॉफिट, मैं गवर्नमेंट इसको लाई है कि प्रॉफिट एक इक्वालिटी आए, और ट्रेडर इसका बेनिफिट नहीं लेके इसका बेनिफिट जो कंज्यूमर है उसको मिल सके। तो इस पॉइंट को भी गवर्नमेंट ने ध्यान में रखा है, और ट्रेडर इसके लिए प्रॉफिट बढ़ा सके वैसा नहीं हो पाए उसको भी गवर्नमेंट ने ध्यान में रख के इसके लिए रूल्स बनाए हैं। अब ये बेसिक टैक्स रेट्स है, मेनली जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं वो ये 4 रेट्स में कवर हो जाते हैं। जो रेट स्ट्रक्चर है 5%, 12%, 18%, 28%, मोस्टली सारे आइटम्स इनमें कवर हो जाते हैं। 5% रखा गया है जो एसेंशियल्स है, एकदम डेली नीड्स जो है उसके लिए 5% है। फिर उसके बाद में जैसे जैसे जो एकदम लग्जरी आइटम्स है उनके लिए 28% रखा गया है। और मिडिल में भी है, जैसे ये इसको किस बेसिस पे, मोस्टली इसी बेसिस पे डिवाइड किया गया है कि जो एसेंशियल्स है वो सबसे कम रेट पे रहे, और जो लग्जरी है, जो जिनका इनकम बहुत लो है उन लोग को वो आइटम्स रिक्वायर्ड कम पड़ेंगे, उनके ऊपर हाई रेट रखा गया है। और 28% में
टोबैको प्रोडक्ट्स को, सिगरेट्स, ये सबको रखा गया है जिससे उनका कंजम्पशन कम हो, लोग कम कंज्यूम करें। और अल्कोहल पे बिल्कुल भी नहीं रखा है अल्कोहल पे टैक्स नहीं, क्योंकि वो इस जीएसटी लॉ के अंडर में नहीं आता है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि अल्कोहल पे लो टैक्स है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ने अल्कोहल पे बहुत हाई टैक्स रखा है और वो स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अल्कोहल पे कितना टैक्स लगाएगी, वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में नहीं है। अब जीएसटी जो होता है मेनली 3 तरह का ही होता है, इसके बाद भी और है, पर मेन जो सब कवर हो जाते हैं इनमें, जैसे कल यूनियन टेरिटरी का बात कर रहे थे तो उसके लिए भी एक अलग है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। पर वो उसको इसमें कवर करने का जरूरत नहीं है क्योंकि मोस्टली इसी में कवर हो जाता है, इन 3 पार्ट में कवर हो जाता है। पहला होता है इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसका ये पूरा को पूरा सेंट्रल को जाता है। जब अपने एक स्टेट से दूसरे स्टेट को सेल करते हैं तब उसको बोलते हैं अपने इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और ये चाहे आपका 5% हो तो 5% पूरा गवर्नमेंट को चला जाएगा, 10% है तो 10% गवर्नमेंट को, जो भी रेट स्ट्रक्चर है वो पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा। वही अगर एक स्टेट के अंदर ही, स्टेट बड़ा स्टेट है उसमें बहुत सी सिटीज है, सबर्ब्स है, जो भी है, आप उस स्टेट के अंदर कहीं भी सेल कर रहे हैं तो वो सीजीएसटी और एसजीएसटी के अंडर में जाता है। आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, आधा स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है। अगर 5% है तो 2.5% सेंट्रल गवर्नमेंट को जाएगा, 2.5% स्टेट गवर्नमेंट को जाएगा। अब जैसे कॉस्मेटिक्स है तो अगर उसके ऊपर 12% टैक्स है, आपका टोटल टैक्स 12% है, तो आपने अगर वेस्ट बंगाल के अंदर कहीं भी सेल किया है, वेस्ट बंगाल का कोई भी सिटी हो उसमें अगर वो गया है तो उसका आधा सेंट्रल गवर्नमेंट को, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी और 6% स्टेट गवर्नमेंट लेगी। और कुछ कविता इसमें रिक्वायर्ड लग रहा है? नहीं। अब ये जैसे कि गुड्स एंड सर्विसेज दैट आर एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और जीरो रेटेड। एग्जेम्प्टेड, नील रेटेड और जीरो रेटेड ये 3 अलग कंसेप्ट है और इनमें बहुत थिन लाइन ऑफ डिफरेंस है, ओवरलैपिंग भी है, तो उसको यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया है। जनरल में आपको बताया गया है, बता रही हूँ मैं कि इन गुड्स पे और इन सर्विसेज पे कोई टैक्स नहीं है, 0% है। जैसे पेट्रोल है तो पेट्रोल भी जो है उसको इससे अलग रखा गया है, पेट्रोल के ऊपर कोई टैक्स, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स है। इनफैक्ट जो लॉ में, जीएसटी लॉ में है कि 5 टाइप्स ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन जीएसटी, तो उसमें पेट्रोल और डीजल कवर होता है। लीकर है वो भी जीएसटी में नहीं आता है। और जैसे ये मिल्क, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, राइस, आटा है, इनको जीएसटी के अंडर में 0 रेट में रखा गया, नील रेट में रखा गया। 0 रेट भी अलग हो जाता है, तो अगर गवर्नमेंट चाहे तो इसको चेंज कर सकती है। गवर्नमेंट के अंडर में उनके पास में अभी भी इतना पावर है, वो कोई भी दिन नोटिफिकेशन से इनके ऊपर टैक्स लगा सकती है। सर्विसेज है, हेल्थ केयर सर्विसेज एकदम बेसिस है, बेसिक रिक्वायर्ड है हेल्थ केयर सर्विसेज, तो उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं है, नील रेटेड है हेल्थ केयर सर्विसेज। पर हेल्थ केयर सर्विसेज में आपका कॉस्मेटिक्स, अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करा रहे हैं, हेयर का जो होता है, आप कुछ भी सर्जरी करा रहे हैं तो वो सब नहीं कवर होगा, उन पे टैक्स है। अब इस स्लाइड में ये कि जीएसटी का इम्पैक्ट ग्रोसरीज पे, हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर पे बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। उस टाइम में एक हाइप हो गया था कि जीएसटी आएगा तो उससे इतना इम्पैक्ट आएगा, एक्सपेंडिचर्स बढ़ जाएंगे, सबका जो हाउस होल्ड का जितना भी अपना बजट है वो सब बिगड़ जाएगा। पर देखा जाए तो मोस्टली जो ग्रोसरीज या जो घर के अपने खर्चे होते हैं उनमें जो आइटम्स होते हैं वो पहले भी 0 रेटेड थे, वैट रेजिम में भी, जीएसटी रेजिम में भी, तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा है। डायमंड इंडस्ट्री पे इसका इम्पैक्ट दिखाया गया है कि वैट रेजिम में बहुत लो रेट था और अभी बढ़ा दिया गया है। और गारमेंट इंडस्ट्री पे तो बहुत सुपर इम्पैक्ट आया था क्योंकि उस टाइम उसके ऊपर कुछ भी वैट था ही नहीं, और स्ट्रेट फॉरवर्ड 5% और 12% इसके ऊपर जीएसटी लगा दिया गया।
लता, ये स्पेसिफिक खाली ड्रेसेस और ज्वेलरी को ही तुम क्यों पिक करी हो हम लोग के लिए? क्योंकि यही सबको ज्यादा इंटरेस्ट आएगा और मुझे खुद को अच्छा, भी इन्हीं में इंटरेस्ट है। ओके। और ये तो क्विज था कल का, सो वी आर डन विद दिस। आज का लेडी चाहे वर्किंग हो, होम मेकर हो, कोई भी हो, ज्वेलरी और गाउन्स, ड्रेसेस, साड़ीज, उनमें उनका इंटरेस्ट एनी टाइम रहेगा। सही, सही जवाब। सो आज का स्लाइड्स। आज अपने इसमें कवर करेंगे इनपुट टैक्स क्रेडिट। इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या होता है? इनपुट टैक्स क्रेडिट जब अपने कुछ परचेज करते हैं तो जो सप्लायर है, जो सेलर है, वो अपने से टैक्स लेता है और वो टैक्स वो गवर्नमेंट को देता है। वो अपने से लेके गवर्नमेंट को देता है, पर उसका बर्डन तो अपने ऊपर आता है। फाइनली पे अपने कर रहे हैं। जैसे अगर अपने कोई ड्रेस खरीदेंगे, कोई सलवार सूट खरीदने जाएंगे, तो उसके ऊपर जो भी टैक्स लगेगा, वो जो बुटीक, किसी बुटीक से, कोई शॉप से आपने परचेज किया तो वो तो आपके बिल पे लिख देगा कि 10,000 की ड्रेस है, 18% उसने, 12% उसने चार्ज किया, 1200 रुपया का टैक्स उसने आपसे लिया है। दो इंडिविजुअली अपने, एज अपने इंडिविजुअल है, अपना जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो अपने उसका इनपुट नहीं ले सकते हैं। पर जो बिजनेसेस में, जो कंपनीज है, जो बड़ी इंडस्ट्रीज है, वे लोग सपोज कीजिए अगर कोई मशीनरी मैन्युफैक्चर कर रहा है, तो मशीनरी में उसका क्या क्या लग रहा है, आयरन लगेगा, और जो भी उसका बेसिक इनपुट्स रहेगा, वो जो जो इनपुट खरीदेगा उसके ऊपर उसको जीएसटी देना पड़ रहा है। जिससे उसने खरीदा है, उसने उससे वो जीएसटी ले लिया है। अब इसमें गवर्नमेंट ने ये रूल ये किया है कि अगर आपने कुछ परचेज किया है, उसके ऊपर आपने जीएसटी पे किया है, अगर आप रजिस्टर्ड है, रजिस्टर्ड होना जरूरी है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए। अगर आप रजिस्टर्ड हैं तो आप जो सेल कर रहे हैं उसमें आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। इसको अगर एग्जांपल से समझाए तो ज्यादा अच्छे से आप समझ पाएंगे। जैसे अगर आप इनपुट, जनवरी में आपने फैब्रिक खरीदा 1,00,000 रुपीज का, तो आपने जिससे फैब्रिक खरीदा है उसने 5% आपके ऊपर टैक्स लगाया, 5,000 रुपीज उसने टैक्स आपसे लिया, तो आपने टोटल उसको पे किया 1,05,000 रुपीज। उसके बाद में ये आपका हो गया कि ये आपका परचेज है। फिर आप उससे शर्ट बना रहे हैं, तो शर्ट में आपका 1,00,000 रुपीज का फैब्रिक लगा, और उसके बाद में आपने जो उसको मैन्युफैक्चर कराया, तो उसमें बहुत सी चीजें होती है। बेसिक स्केल पे जब करते हैं सिर्फ टेलरिंग लगता है, पर जब मैन्युफैक्चरिंग हाई स्केल पे होती है तो उनके बहुत से चार्जेस होते हैं जो उनको कॉस्ट में इंक्लूड करने पड़ते हैं। तो उसका 1,50,000 रुपया लगा। अब शर्ट पे और फैब्रिक पे रेट अलग अलग है। शर्ट जो उसका फाइनल प्रोडक्ट है उस पे उसने गवर्नमेंट को 12% उसको टैक्स पे करना है, तो 12% के अकॉर्डिंग उसका 18,000 टैक्स आया। तो इसमें उसको ये 18,000 दो वो अपने जिसको सेल करेगा उससे वो ले लेगा, पर ये जो 18,000 रुपीज है वो उसको गवर्नमेंट को देना है। तो उसको कितना गवर्नमेंट को देना पड़ेगा? ये 18,000 जो है इसको वो अपने परचेज से लेस कर सकता है। परचेज पे उसने जो टैक्स दिया है उसको वो अपने आउटपुट टैक्स से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट आपका इसमें 5,000 रुपीज होता है। और गवर्नमेंट को क्या पे करते हैं अपने, जो आपने आपकी सेल पे आया टैक्स, 18,000 रुपये आपकी सेल पे टैक्स आया, और आपने जो परचेज किया उस पे 5,000 आपने पे किया था, उसको लेस करके 18,000 माइनस 5,000, 13,000 आपको गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। और इनपुट टैक्स क्रेडिट किसको बोलते हैं? जो आपको आपने परचेज पे किया था उसका आप बाद में क्रेडिट ले सकते हैं गवर्नमेंट से, इसलिए उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोला जाता है। ये दूसरा एग्जांपल है, इसमें ये सेम फैब्रिक है। अब इस बार उसने 3-4 परचेज की है। एक 10,000 की परचेज हुई तो उस पर 5% टैक्स दिया,
500 रुपीज, मतलब उसने 10,500 रुपया 10,500 रुपीज में उसने इसको परचेज किया है। फिर उसने और एक परचेज की 15,000 रुपीज पे, उस पे उसका टैक्स था 750 रुपीज। इट मीन्स ही हैज पेड 15,700 रुपीज टू हिज फ्रॉम द पर्सन फ्रॉम whom he has bought these goods। फिर 50,000 रुपीज का उसने परचेज किया, उस पे उसने 2,500 रुपीज का टैक्स दिया। टोटल पेमेंट 52,500 रुपीज का होगा। फिर सर्विसेज पे, जीएसटी में सर्विसेज पे भी टैक्स है, तो वो अपना जीएसटी का रिटर्न ये सब लगाने के लिए उसने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को बोल रखा है। चार्टर्ड अकाउंटेंट उसका रिटर्न लगाता है, तो उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट को पे करना पड़ता है। उसने चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5,000 रुपीज पे किए। चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी उसके ऊपर 18% 5,000 पे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लेगा, उस पे वो 18% टैक्स लगाएगा, मतलब 900 रुपीज चार्टर्ड अकाउंटेंट ने भी टैक्स लगाया है। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट को 5,900 रुपीज पे करेगा टैक्स इंक्लूड करके। तो ये जो सारे टैक्स है 500, 750, 2,500, 900, ये सब जब वो सेल करता है और उस टाइम में उसका जो टैक्स आता है उससे वो एडजस्ट कर सकता है। इसको लेस करके वो अपना जो टैक्स पेएबल होता है उसको पे कर सकते हैं, और इसीलिए इसका वो क्रेडिट ले सकता है, इसलिए इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। इनपुट मतलब उसने जो खरीदा उसको इनपुट बोलते हैं, और ये टैक्स है इनपुट के ऊपर में, और इसका वो बाद में क्रेडिट ले सकता है, इसलिए ये इनपुट टैक्स क्रेडिट होता है। तो इन सब का टोटल हो जाता है 4,650 रुपीज। अब उसने शर्ट सेल की, शर्ट मैन्युफैक्चर की और शर्ट सेल की 20,000 रुपीज की, उसके ऊपर उसका टैक्स आया 2,400 रुपीज। तो ये जो 4,650 रुपीज का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है उसमें से ये 2,400 रुपीज को लेस कर सकते हैं। तो इसमें गवर्नमेंट को कुछ भी पे करने का जरूरत नहीं है। ये जो क्रेडिट होता है ना, समझिए आपने जनवरी में होता है कि कभी आपने परचेज ज्यादा किया और आपकी सेल कम हुई। उस टाइम में जब आपने परचेज ज्यादा किया तो आपने टैक्स ज्यादा दिया, पर सेल कम है तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल कम है तो टैक्स भी आपको कम देना है गवर्नमेंट को, तो आपके पास में इनपुट ज्यादा जमा हो जाएगा। जैसे इस केस में हुआ 4,650 रुपीज की उसने परचेज की, पर उसने सेल कम की तो उसके पास में इनपुट बच गया 2,250 रुपीज। ये इनपुट जो होता है वो आगे के मंथ्स में कभी भी वो इसका क्रेडिट ले सकता है। इसमें भी एक ये रूल है कि आपको इनपुट, जैसे इसने ये जो फैब्रिक परचेज किए हैं इसके लिए एक टाइम फ्रेम होता है कि इसकी विद इन अ टाइम फ्रेम यू हैव टू शो दिस इन जीएसटीआर 3B। टाइम फ्रेम में अगर आप शो कर देते हैं तो फिर बाद में आपका, अगर जैसे ये जो 2,250 रुपीज बच गया उसको आप 4 साल तक भी अगर आपका एडजस्ट नहीं हुआ तो चलेगा, पर यू हैव टू शो दैट यू हैव परचेज दिस अमाउंट ऑफ फैब्रिक एंड उसके ऊपर आपने इतना टैक्स पे किया था, मतलब आप जिससे आपने परचेज किया था उसने आपसे इतना टैक्स लिया था। तो इसको शो करना जरूरी है, अवेल करना जरूरी है जीएसटीआर 3B में। उसके बाद में इसका क्रेडिट चाहे आपका हो सकता है कि जैसे ये हुआ कि इसका 2,250 रुपीज का क्रेडिट बच गया। अब उसके बाद में साल भर हो सकता है, जैसे ये पेंडेमिक है, उसने साल भर कोई बिजनेस नहीं किया, 1 साल के बाद भी वो ये 2,250 रुपीज का क्रेडिट ले सकती है। साल भर के बाद में वो बिजनेस शुरू करेगा तब उसका जो सेल होगा उसमें इसको वो क्रेडिट ले सकते हैं, पर शो करना जरूरी है। आपको जीएसटीआर 3B में बताना होगा कि हाँ ये मेरा है, उसके लिए टाइम फ्रेम है, क्रेडिट लेने के लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। तो अब अपने इसमें ये ध्यान रखेंगे कि उसके पास में 2,250 रुपीज का क्रेडिट है। नेक्स्ट स्लाइड कविता। फिर मार्च में भी उसने परचेज किया तो उसका सारा टैक्स, जैसे 50,000 रुपीज का परचेज हुआ, 5,000 का परचेज हुआ, 1 लाख का परचेज हुआ, इन सब में मैंने टैक्स स्ट्रक्चर 5% ही रखा है। दो सबका डिफर कर सकता है, कुछ 5% पे होगा, कुछ 12% पे होगा, कुछ 18% पे भी हो सकता है, क्योंकि सबका रेट डिफर अलग अलग हो सकता है। जो आप इनपुट खरीद रहे हैं उन पे अलग अलग टैक्स स्ट्रक्चर हो सकता है। यहाँ पे आप लोग को समझाने में इजी हो इसलिए मैंने 5% रख रखा है। और जैसे आप सेल कर रहे हैं तो आपके जो प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उनमें भी डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स हो सकता है। जैसे अगर किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर है
तो उसमें आपने जो पहले कल मैंने दिखाया था स्लाइड, उसमें था कि एडिबल ऑयल जो है उसके ऊपर हाई रेट ऑफ टैक्स था, और मिल्क सेल कर रहे हैं और भी जो बहुत से आइटम्स थे उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं था। एडिबल ऑयल के ऊपर में हाई रेट ऑफ टैक्स था, चीज बटर के ऊपर में 5% टैक्स था। तो एक ही जो पर्सन है जिसने जीएसटी ले रखा है, जीएसटी एक ही जीएसटी रजिस्ट्रेशन के अंडर में डिफरेंट रेट्स ऑफ टैक्स हो सकते हैं। अब यहाँ पे इसने ये टैक्स टोटल इसने टैक्स पे किया 2500 रुपीज, 250 रुपीज, 500 रुपीज, ये इसके परचेज के ऊपर इनपुट टैक्स था। तो यहाँ पे इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल रहा है 7750 रुपीज। और उसने सेल शर्ट, जो सेल ऑफ शर्ट्स है वो 1 लाख रुपीज की है, उस पे 12,000 टैक्स है। 2 लाख की है, उस पे 24,000 टैक्स है। यहाँ पे इसका आउटपुट पे टैक्स 36,000 रुपीज है, और इसको यहाँ पे इनपुट मिल रहा है 7750 रुपीज। और पहले कविता एक बार पहले वाली स्लाइड पे करो। यहाँ पे इसका देखिए एकदम नीचे में इनपुट टैक्स क्रेडिट कैरीड फॉरवर्ड टू नेक्स्ट मंथ ₹2250 रुपीज। तो अब ये नेक्स्ट स्लाइड पे कर दो। अब मार्च में जब ये अपना जीएसटी लगाएगा, जीएसटीआर 3 भी लगाएगा और उसमें उसको टैक्स देना होगा, टैक्स पेमेंट करना होगा, तो ये अपना इस मंथ का जो 7750 रुपीज है उसमें ये 2250 रुपीज को ऐड कर देगा। तो इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट इस मंथ में 10,000 मिल जाएगा। तो 36,000 माइनस 10,000, उसको 26,000 रुपीज ही गवर्नमेंट को पे करना पड़ेगा। और ये जो इनपुट रहता है, ये गवर्नमेंट जब आप अपना सारा डेटा पुट करते हैं जीएसटीआर 1 में, जीएसटीआर 3 में, तो वहां पे ऑटो कैलकुलेट होता जाता है। ये 2250 रुपीज जो आपका लास्ट मंथ का था वो आपको खुद पुट करना नहीं पड़ेगा। आप अपना जीएसटी का जो आपका पोर्टल है जहाँ पे आप लॉगिन करते हैं, वहां पे आप खोलेंगे, कभी भी लॉगिन करेंगे तो वो उसमें शो करेगा कि आपका 2250 रुपीज गवर्नमेंट के पास में है और आप उसका क्रेडिट ले सकते हैं। इसको इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर बोलते हैं। उसमें एनी टाइम ये शो करता है कि अभी भी आपके पास में इतना रुपया है। और एक चीज है कि आपका ये जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में जो बैलेंस रहता है उसको आप आउटपुट से एडजस्ट कर सकते हैं। अगर किसी मंथ में आपने जैसे लेट रिटर्न लगाया है, मतलब जो डेट है, ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनका जीएसटी रिटर्न है, उसके बाद में रिटर्न लगाया है, तो वो ऑटोमेटिक साइट पे कैलकुलेट हो जाता है कि आपको इतना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, सीजीएसटी इंटरेस्ट इतना है, एसजीएसटी इंटरेस्ट इतना है, और पेनल्टी भी लगता है। आपका जो ये इनपुट टैक्स क्रेडिट है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में वहां शो होता है, आप टैक्स, आप इंटरेस्ट और पेनल्टी को उससे एडजस्ट नहीं कर सकते। इंटरेस्ट और पेनल्टी आपको कैश लेजर से ही देना पड़ता है। सिर्फ आउटपुट जो है, आउटपुट पे टैक्स है, आप सिर्फ उसको एडजस्ट कर सकते हैं इनपुट से। नेक्स्ट स्लाइड। इनपुट टैक्स क्रेडिट नॉट अलाउड इन केस ऑफ जीएसटी। इन सब चीजों में जैसे आप कोई कार खरीद रहे हैं तो कार के ऊपर जो जीएसटी है, दो बहुत हाई रेट ऑफ जीएसटी रहता है, पर आप उसको अवेल नहीं कर सकते हैं उसको। अगर किसी का जैसे कार रेंटल का बिजनेस है तो वो उसने इसको फर्दर सेल के लिए लिया है, तब वो इसको अवेल कर सकता है। इसके ऊपर जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है तब भी उसको अवेलेबल होगा। जैसे किसी का कार का बड़ा शोरूम है तो वो परचेज कर रहा है, बहुत सी कार्स परचेज कर रहा है, उसके ऊपर उसने बहुत सा इनपुट पे किया है। अब जब वो सेल कर रहा है उस कार को, तब उसके ऊपर उसको उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है, नहीं तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता है मोटर व्हीकल्स के लिए। आपका जो रेस्टोरेंट का बिल है, ब्यूटी ट्रीटमेंट है, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है, इन सब के ऊपर आपका कितना ही इनपुट आपने दिया है। जैसे अब अपने कोई भी पार्लर में 10,000 का बिल बन गया
हाँ, 1800 रुपया GST। हाँ, तो वो आपको नहीं मिलेगा कि आप सोचे कि भाई मेरा तो इनकम टैक्स का ये है, या मैंने तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो मैं इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकती, वो आप नहीं ले सकते। कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी है, वेरी हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन, पर उसका आपको नहीं मिलेगा। अब मेंबरशिप ऑफ क्लब, फिटनेस सेंटर, हेल्थ सेंटर, जिम, ये सब में भी आप जो तलवर्कर को पे कर रहे हैं, ये सब किसी को भी आप पे कर रहे हैं, उसका आपको जीएसटी 18% जहां तक मुझे ध्यान है जीएसटी है, पर वो आपको नहीं मिलेगा। और लता ज्वेलरी का? ज्वेलरी का अगर तुम अपनी कंपनी में परचेज करो, तुम्हारी हस्बैंड की कंपनी है या तुम्हारी खुद की कंपनी है, तो उसमें अगर आप परचेज कर रहे हो तो उसका मिल सकता है। जीएसटी नंबर देना जरूरी है। ओके। इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑफ कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स क्या होता है? जैसे बिजनेस है किसी का, तो उसमें उसको कोई का सपोज कीजिए बुटीक है, तो उसमें उसने बहुत सी स्विंग मशीन्स खरीदी है, 10 स्विंग मशीन्स उसने उसमें खरीदी है, तो उसके ऊपर उसका टैक्स लग रहा है, उसने उस पर इनपुट दिया है। और ये दिस इज फॉर द फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। इसका डेफिनेशन यही है कि कैपिटल गुड्स वही होता है जो आपके बिजनेस में काम आ रहा है या आपके बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए काम में आ रहा है, वो कैपिटल गुड्स होता है। और कैपिटल गुड्स भी परचेज करने होते हैं। अगर किसी का कोई भी बिजनेस है तो बहुत से उसको कैपिटल गुड्स खरीदने होते हैं जो बहुत हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस होते हैं और उस पर बहुत टैक्स लगता है, तो उसका टैक्स अपने कैसे, इनपुट टैक्स क्रेडिट बेनिफिट कैसे ले सकते हैं? इसमें अपने एक एग्जांपल लिए हैं कि मशीनरी परचेज हुआ है, एक इंडस्ट्री है उसमें उसने मशीनरी 5 लाख रुपए का खरीदा है, and he paid tax at the rate of 18%, means he paid 90,000 rupees tax। मे भी हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट को पे किया हो सकता है इसमें से 45,000 स्टेट को गया हो, 45,000 सेंट्रल को गया हो। अब इसमें ये रूल है, इसका रूल ये है कि ये जो 90,000 रुपीज है, इस पे अगर आप डिप्रिसिएशन ले रहे हैं, कैपिटल गुड्स जो होते हैं उन पे डिप्रिसिएशन सबको ही लेते हैं। जैसे अगर आपने अपनी कंपनी में कार खरीद रखी, कुछ भी है, मशीनरी है आपकी कंपनी में, कंप्यूटर है, कंप्यूटर आपने खरीदा है, तो उसका जो समझिए 1 लाख का कंप्यूटर 20,000 रुपीज आपका उसके ऊपर टैक्स है, जीएसटी है, तो 1,20,000 आपका वैल्यू है। अगर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट 20,000 रुपीज जो आपका आपने टैक्स पे किया है, उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट अगर ले रहे हैं, तो ये जो 20,000 रुपीज है, इस केस में 90,000 रुपीज जो है, इसके ऊपर में आप डिप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। 5 लाख रुपीज के ऊपर आप नेक्स्ट ईयर डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं, पर 90,000 रुपीज पे आप डिप्रिसिएशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप 5,90,000 रुपीज पे डिप्रिसिएशन प्रोवाइड करें, तो फिर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। एक ही चीज हो सकता है, या तो आप टैक्स ले लीजिए, टैक्स बेनिफिट लीजिए, या डिप्रिसिएशन लीजिए ऑन जीएसटी ओनली। मशीनरी का जो वैल्यू है उसके ऊपर आपको डिप्रिसिएशन मिलेगा। तो लता, अगर अपने इनपुट क्रेडिट नहीं लिए इस पे, तो क्या 5,90,000 पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं क्या? अगर इनपुट नहीं लिए तो 5,90,000 के ऊपर अपने डिप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हैं। ओके। आई थिंक सबको डेप्रिसिएशन क्या है ये पता है ना? अगर नहीं पता है तो चैट पे लिख देना, तो बता देंगे फिर। सो क्लियर करो, व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डिप्रिसिएशन जो कैपिटल गुड्स ये सब होते हैं, उनके ऊपर में आप हर साल एक, जैसे सबका अलग अलग रेट होता है, गवर्नमेंट का प्रिस्क्राइब्ड रेट है कि आप कंप्यूटर पे इतना % ले सकते हैं, मशीनरी पे इतना % ले सकते हैं, कार जो है, कार के ऊपर में आप इतना % डिप्रिसिएशन ले सकते हैं। उससे क्या होता है कि जैसे बहुत हाई, और डिप्रिसिएशन रेट जो होता है वो भी बहुत अच्छा रेट रहता है, 18%, 25%। अगर 1 लाख वैल्यू का आपका कोई प्रोडक्ट है, कैपिटल गुड है, उसके ऊपर में एक साल में आपने 25% डिप्रिसिएशन प्रोवाइड किया,
मतलब डेप्रिसिएशन, एक्चुअली मुझे ये बताना चाहिए कि डेप्रिसिएशन होता क्या है। कोई भी आपने कैपिटल गुड्स परचेज किया है तो उसका एक टाइम फ्रेम होता है कि समझिए 10 साल तक आप उसको यूज कर सकते हैं। उसके बाद में तो आपको उसको स्क्रैप में बेचना पड़ेगा। तो वो 10 साल के अंदर अचानक से 10 लाख वैल्यू आपके एसेट में दिखा रहा है। अब यहाँ फिक्स्ड एसेट्स आपका दिखा रहा है कि 10 लाख रुपीस का है, और 10 साल में अचानक के बाद में आपका होगा कि वो उसका वैल्यू हो गया 10,000 रुपया। तो ऐसा नहीं हो, इसके लिए गवर्नमेंट उस पे आपको अलाउ करती है कि एवरी ईयर आप उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करें, धीरे धीरे उसका वैल्यू रिड्यूस करते जाए। तो अगर आपका 10 लाख का मशीनरी है, उसके ऊपर में आपको अलाउड है 25% का डेप्रिसिएशन अलाउड है। इनकम टैक्स का रेट अलग होता है, कंपनीज में जो इनकम टैक्स होता है उसके लिए अलग रेट होता है, और आप जनरल में जो आपका प्रोवाइड करते हैं इंडिविजुअल फाइल्स में उसके लिए अलग रेट होते हैं। तो अगर 10 लाख रुपए का आपका कैपिटल गुड्स है, कोई मशीनरी है, उसके ऊपर आपको 25% अलाउड है कि आप एक साल में उस पर डेप्रिसिएशन प्रोवाइड कर सकते हैं। तो 2,50,000 आप एक साल में उसका वैल्यू रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपका जो फिक्स्ड एसेट्स है उसका वैल्यू 2.5 लाख से कम हो जाएगा, वो आपके बैलेंस शीट में 7,50,000 पे आ जाएगा। और ये जो 2,50,000 है वो आपके एक्सपेंडिचर में आ जाएगा, आपको उसका बेनिफिट मिल जाएगा, क्योंकि 2,50,000 आपने एक्सपेंडिचर में दिखाया। तो आपका अगर 5 लाख का इनकम है तो वो 5 लाख से सीधे 2,50,000 हो जाएगा। सो सिंपल टर्म्स में बेसिकली अगर 5 लाख का गाड़ी है और वो 5 साल चलेगा तो पर एनम मतलब हर साल आपका उसका कॉस्ट 1 लाख रुपया हो गया। तो इंस्टेड ऑफ 5 लाख रुपीज आप एक ही बार में अपना बैलेंस शीट से कम करने की बजाय आप उसको 5 साल में बराबर हिस्सों में उसके जितना लाइफ आप उसका एक्सपेक्ट कर रहे हैं 5 इयर्स, उतने हिसाब से आप हर साल उतना कम करो तो आपका बैलेंस शीट में एक बार में 5 लाख का झटका नहीं लगेगा। एंड जो बैलेंस उसको बोलते हैं, जो आपका बुक वैल्यू बचा है, सपोज 1 साल के बाद आपने 1 लाख रुपया डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया तो उसका बुक वैल्यू 4 लाख रुपीस बचा, 5 लाख माइनस 1 लाख। तो अगर आज आप गाड़ी वापस बेचना चाहते हैं तो आप ये चाहोगे कि आपको कम से कम 4 लाख रुपया तो मिले, क्योंकि वो आपका आज उसका वैल्यू जो बचा है। तो अगर कोई मशीनरी है बड़ी 20 लाख की, तो आपने 1 साल सिर्फ यूज किया, तो आपको कैसे पता चलेगा कि उसको आपको कितने में बेचना चाहिए? जितना उसका लाइफ है, अगर वो 10 साल चलेगा तो 2 लाख रुपए पर एनम उसका बेसिकली कॉस्ट है उस मशीन का, और आपने 1 साल के बाद उसको बेचना है तो 2 लाख का तो आपने यूज कर लिया उसका, तो 18 लाख आपके पास अभी भी उसकी वैल्यू बची है। तो आप जब बेचोगे तो आपको 18 लाख रुपए कम से कम मिलने चाहिए। तो ये बेसिकली डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट होता है कि एक बार में बैलेंस शीट से वो 20 लाख रुपए आपका कम ना हो, हर साल आप जिस वैल्यू का उसको यूज किए हैं उतना उतना आप अपने पीएल में चार्ज कर सकते हो, ताकि प्रॉफिट एक बार में नहीं कम हो। प्रॉफिट कम नहीं है, और जितना उसका यूज हुआ, जो कविता ने हाँ। वर्ड कहा कि यूजेस के अकॉर्डिंग धीरे 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 उसका वैल्यू रिड्यूस होता गया, और बैलेंस शीट पे भी अचानक से ये नहीं कि आपका एसेट्स कम हो गया, वैसे भी नहीं होता इससे। सो ये डेप्रिसिएशन क्लियर है। और एक पर नम्रता पूछ रही है वापस से कि जो 5 लाख और 90,000 का वो था ना, कि 5 लाख का कॉस्ट है प्लस 90,000 अपना उस पे जीएसटी लगा, तो अगर आप जीएसटी इनपुट क्रेडिट नहीं ले रहे हो तो डेप्रिसिएशन आप 5,90,000 पर चार्ज कर सकते हो। बट अगर आपने जीएसटी का इनपुट क्रेडिट ले लिया है तो फिर आप 5 लाख पर ही डेप्रिसिएशन चार्ज कर सकते हो। करेक्ट लता, यही है ना? हाँ, यही है। Depreciation helps in reducing the profit also, so that tax paid on profit is also less. हाँ, जैसे मैंने कहा था कि 5 लाख उसका प्रॉफिट है और 2,50,000 उसने डेप्रिसिएशन उससे रिड्यूस कर दिया, तो उसका प्रॉफिट ऑलमोस्ट क्या पूरा आधा हो गया। यस। 5 लाख से 2.5 लाख उसका प्रॉफिट हो गया। तो कई लोग साल के एंड में गाड़ी ले लेते हैं ताकि उनको पूरे साल का गाड़ी का डेप्रिसिएशन का बेनिफिट मिल जाए। इट्स नॉट लाइक दैट। लेते तो है लता। हाँ, लेते हैं, पर
अगर आपका 6 मंथ से कम यूजेस, हाँ, तो आपको 50% मिलेगा। नहीं, डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है, उसका सिस्टम से कहीं पे डेज के अकॉर्डिंग कैलकुलेट होता है या 50%, आप जैसा चाहे। वो डेप्रिसिएशन में भी 2 वेज होता है। ओके, 2 तरह से डेप्रिसिएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सो समझ में आ गया है डेप्रिसिएशन। अब ये क्विज टाइम आ गया आपका। एक सेकेंड रुको। सबके पास पेपर पेन है क्या? आंसर भी आ गया है किसी का? वाह, नहीं नहीं, राजश्री बोल रही है हाँ पेपर पेन है। निधि का कोई क्वेश्चन है। हाँ, निधि हैंड रेज करो ना। देखो, मुझे खोजना होगा, या तो वीडियो ऑन करो। अच्छा, वो टाइप कर रही है। If we have taken GST credit, can we never take depreciation benefit? You can take depreciation benefit on the actual value, not plus GST. नॉट ऑन जीएसटी। जीएसटी हाँ, का जो वैल्यू है उसके ऊपर में आप नहीं ले सकते डेप्रिसिएशन। 5 लाख पर तो मिलेगा ही। 5 लाख पे नहीं मिलेगा तो डेप्रिसिएशन का जो पूरा कंसेप्ट है वही खत्म हो जाएगा। ममता हैज रेज्ड हैंड। हेलो, हाँ, मेरा जो क्वेश्चन है, जैसे तुम स्टार्टिंग में बोले कि इनपुट टैक्स क्रेडिट जो उसने जो परचेज किया उस समय वो अगर 5% या 10% जो भी देता है, और फिर वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है उसमें जो टैक्स दे रहे हैं, तो जनरली वो जो मैन्युफैक्चर कर रहा है वो टैक्स को, और वो जो खरीद रहा है उस टैक्स को जो माइनस करेगा ना। मतलब परचेज वाला को हम लोग इनपुट टैक्स क्रेडिट वही वाला होगा ना, सिर्फ परचेज वाला। परचेज जो कर रहे हैं वो इनपुट टैक्स क्रेडिट है। हाँ, और जो सेल कर रहे हैं उसके ऊपर आउटपुट टैक्स क्रेडिट है। जो अपने पास आ रहा है वो इनपुट होता है, जो बाहर जाता है वो आउटपुट होता है। बेसिकली तुमने जो पे कर दिया ऑलरेडी, वो हो सकता है तुमने परचेज पे किया हो या जैसे गाड़ी है उस पर किया हो। जो भी तुमने ऑलरेडी गवर्नमेंट को पे कर दिया है जीएसटी किसी और के थ्रू, उसको तुम अपना जो तुमने रिसीव किया अपने कस्टमर से या दूसरे लोगों से, उससे तुम लेस करके जो बैलेंस है वो तुम बाकी का गवर्नमेंट को दोगे। जो प्रोडक्ट आपके पास आ रहा है उसके ऊपर आपने टैक्स आप गवर्नमेंट को नहीं पे कर रहे हैं, पर जिससे आपने खरीदा है वो तो गवर्नमेंट को दे रहा है, और पर वो अपने पास से थोड़ी दे रहा है, वो तो आपसे लेके दे रहा है। जैसे जनरली जो लोग का जीएसटी बोलते हैं ना, जीएसटी नंबर है क्या, तो ये तुम जो पे कर रहे हो ये वापस मिल जाएगा, ये यही है ना। हाँ, जैसे हम लोग फोन खरीदते हैं यही चीज है ना ये। यस यस हाँ यस। हाँ, ओके, थैंक यू। इसीलिए पूछते हैं कि आपका जीएसटी नंबर होगा तभी आप वापस मिल जाएगा मेरे को। वापस मिल जाएगा। थैंक यू। जैसे आपका फ्लाइट का टिकट्स है ममता दी, फ्लाइट का टिकट्स जो होता है अगर आप अपनी कंपनी का जीएसटी नंबर दे के परचेज कर रहे हैं और उसमें शो कर रहे हैं आपके बिजनेस के लिए, तो उसका प्रॉफिट, उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट सबको ले लेते हैं ट्रैवलिंग का। राजश्री हैज क्वेश्चंस। राजश्री, तुम वीडियो या तो ऑन करना या फिर हैंड रेज कर। हाँ, हेलो। हाँ राजश्री। हाँ कविता, लता जी, कविता। हाँ जैसे जीएसटी का, हाँ लता, पढ़ी। अच्छा लता, अच्छा 85,000 है, ठीक है। उसमें 5% मेरा वो है, क्या बोलती हूँ, जीएसटी है। तो इसका फॉर्मूला क्या है? 5% को 15 करूंगी डिवाइडेड बाई 100। 85,000 का आपका प्रोडक्ट है। हाँ, तो 85,000 इंटू 5/100 करेंगे। 5/100 करूंगी। हाँ, 5/100 करेंगे। लेकिन अभी तक जैसे हम जो सीखे हैं लता,
जैसे 18% मेरा जीएसटी, मोस्ट प्रोबेबली 18% जीएसटी रहता है हर जगह, ठीक है। तो मेरे को कैलकुलेट करना होता है, तो मैं जो भी अमाउंट है इंटू 118 डिवाइडेड बाई 100 करती हूँ, तब तो मेरा मैच कर जाता है। वो तो 85,000 इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी अगर है तो, हाँ इंक्लूसिव, हाँ हाँ इंक्लूसिव, हाँ तब यस। तब होता है। ओ तब ये, ठीक So है। that means 85,000 is 100 plus 18%. So 118 वहां से आया तुम्हारा। अच्छा, अगर हाँ वो हाँ इंक्लूसिव, कोई भी प्रोडक्ट का जो भी दाम है वो इंक्लूसिव रहता है, तब हमको हाँ जीएसटी निकालने के लिए डिवाइडेड बाय 118 into 100, तो जब तुम्हारा प्राइस आ जाएगा और into 18 करोगी तो जीएसटी आ जाएगा। अच्छा तो अच्छा, इसमें भी ठीक ये है। सब होता है, तो उसपे तो एमआरपी लिखा हुआ रहता है, उसमें लिखा हुआ ही नहीं रहता है कि वो इंक्लूसिव रहता है। जैसे कोई भी आज के अपने लोग कोई भी आजकल गैजेट खरीदते हैं, या आईफोन लिया, एयरपॉड लिया, तो वो सब इंक्लूसिव आपका जीएसटी रहता है। हाँ तो उसके लिए अच्छा ठीक है। अब जैसे तुम एक क्विज दी है मेरे हम लोग को, बेकरी शॉप, ठीक है। परचेज का सारा मेरे को वैल्यू यहाँ लिखा हुआ है, और तुम्हारा ये क्या लिखा हुआ है, टैक्सेबल 5%। तो ये तुम्हारा परचेज टोटल अमाउंट हुआ 85,000 इंटू 5/100 करूंगी ना मैं। हाँ इस पर टैक्स लगाना है, इस पर लगा हुआ नहीं इसमें है। टैक्स लगाना है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। आंसर पूछ रही है देखो, डायरेक्ट। अरे फॉर्मूला ले रही हूँ यार। आ गया, ममता दी एकदम फास्ट है। देविका को भी कुछ पूछना है। लता दी, ये जो अपने जीएसटी लेते हैं, जैसे अब हम लोग को बड़ा अमाउंट का करता नहीं है, लाख रुपीस का 50,000 का करता है, तो उसमें क्या हम लोग को जीएसटी नंबर लेना चाहिए क्या? नहीं, गुड्स के केसेस में 40 लाख से नीचे का सेल विद इन ईयर एनुअल टर्नओवर अगर आपका 40 लाख से नीचे है तो आपको जीएसटी लेने का जरूरत नहीं है, और अपने लोग को लेना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या उसका फिर इतना सारा सब आपको फॉलो करना पड़ेगा। जो प्रोसीजर्स है वो फिर बहुत प्रोसीजर्स, एवरी मंथ के प्रोसीजर्स हो जाएंगे। अब जैसे दीदी मेरे को लास्ट अभी जैसे हम एग्जीबिशन करते हैं गुड्स का, ठीक है, किड्स प्रोडक्ट का, तो मेरा इतना मतलब बहुत ह्यूज अमाउंट का नहीं होता है प्रोडक्ट, लाइक लाख रुपीस या 1.5 लाख का सामान होता है, एंड एग्जीबिशन का जो अमाउंट होता है, जो भी मतलब टेबल का जो भी मेरा उस पे तुम अमाउंट लोग को होता है, टैक्स देना पर पड़ता बहुत है। जन मेरे को बुक दे आस्क फॉर जीएसटी नंबर, नॉट टैक्स, मतलब नंबर मांगते हैं, बट वी डोंट हैव, बट उनको कन्विंस करते तो वो लोग मानते नहीं है। लाइक अभी लास्ट मेरा फायरफ्लाइज का बुकिंग किया हुआ था, जो हुआ नहीं था, तो आई हैड टू गिव माय हस्बैंड्स नंबर, तो वही पूछ रहे, तो वो लोग क्यों मांगते, जब पता ही है कि हम लोग तो इतना लार्ज स्केल में वर्क नहीं कर रहे हैं। बेसिकली जैसे अब आधार कार्ड का नंबर मांगते हैं ना लोग कि आप इंडियन हो, उसका एक प्रूफ दीजिए। सो जीएसटी रजिस्ट्रेशन इज बेसिकली टू चेक वेदर यू आर जेन्युइन और नॉट। तो जिसके पास जीएसटी रजिस्ट्रेशन है फिर तो उसको और कुछ चेक करना ही नहीं है, गवर्नमेंट ऑलरेडी उसका चेक कर चुकी है कि वो जेन्युइन है कि नहीं है। सो वो लोग अपने आप को सेफ करने के लिए जीएसटी रजिस्ट्रेशन मांगते हैं। एक्चुअली कोई किसी भी अगर सर्विस, वे लोग भी तो एक तरह से तुमको सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, उनका जो इंटरेस्ट है उनको फिर अपना शो करना पड़ेगा अपने बिजनेस में अपना, कि जीएसटीआर में कि इन्होंने किस किस को सर्विस प्रोवाइड की है। तो जैसे कविता ने कहा कि उससे उनका सेफगार्ड होता है कि उन्होंने प्रॉपर ऑथेंटिक पर्सन को ये सब सर्विसेज प्रोवाइड की है, नहीं तो उसका उन लोग का जो बिजनेस है वो जियोपाडाइज हो जाता है। यस, रिचा also has a question. थैंक यू। वेलकम। या लता, मेरे को थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ डिप्रिसिएशन वाला। सो सपोज हम एक 10 लाख का गाड़ी खरीदा, ठीक है, उस पर हम 20% टैक्स दिया वाइल बाइंग, 20,000, फिर उसमें से डिप्रिसिएशन हुआ से 25%। 10 लाख पे 20% 2 लाख 2 लाख होगा, 20,000, फिर उसके ऊपर में डिप्रिसिएशन 25% के हिसाब से तो 25,000 हो गया। अब इन दिस कैसे कैलकुलेट करी रिचा? कौन सा कैलकुलेटर यूज किया है? मेरा मैथ्स थोड़ा गड़बड़ी है। हाँ दिख रहा है वो तो।
बोलो बोलो। सो 12 लाख के ऊपर तुम 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगी अगर तुम एलिजिबल नहीं हो उस इनपुट क्रेडिट के लिए। सो गाड़ी के लिए इनपुट क्रेडिट खाली उसको ही मिलता है जो गाड़ी का खरीदना बेचना का काम करता है। नॉट लाइक पीपल लाइक अस हु आर यूजिंग कार फॉर पर्सनल यूज, यू विल नॉट गेट इनपुट क्रेडिट। तो तुम 10 लाख प्लस 2 लाख 12 लाख पे 25% डेप्रिसिएशन चार्ज करोगी। नहीं हम रुको एक मिनट, हम कंपनी अकाउंट में खरीदा अपना गाड़ी टू शो फॉर माय कंपनी यूज, ठीक है, तो मेरा 12 लाख टैक्स लेके 12 लाख का आया गाड़ी, तो अब हम उसको डिप्रिसिएशन कैसे दिखाएंगे, मतलब या फिर हम इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे? नहीं मिलेगा इनपुट टैक्स क्रेडिट। अच्छा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अपने लोग को नहीं मिलता है गाड़ी के इन केस ऑफ कार। अच्छा सपोज ये गाड़ी नहीं है, इट इज अ मशीनरी, ठीक है, सेम हम 12 लाख में कोई मशीन खरीदा, तो अब 2 लाख उसका मेरा इनपुट वो हो गया टैक्स क्रेडिट हो गया, और अब उसमें डेप्रिसिएशन 25% के हिसाब से, तो हमको क्या मिलेगा? तो 10 लाख के ऊपर में डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करना होगा। जो तुम्हारा इनपुट, तुमने जो जीएसटी 2 लाख का पे किया है ना, उसके ऊपर में तुम डेप्रिसिएशन नहीं प्रोवाइड कर सकते हो अगर तुम उसका क्रेडिट ले रही हो, इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रही हो। सपोज करो कि 2 लाख का तुम्हारा इनपुट टैक्स क्रेडिट है और तुमको जो आउटपुट टैक्स गवर्नमेंट को पे करना है वो 5 लाख, तो 5 लाख माइनस 2 लाख, तुम 3 लाख अगर गवर्नमेंट को पे कर रही हो एट द टाइम ऑफ परचेजिंग, जिस महीने में तुमने ये मशीनरी परचेज किया है उस महीने का तुम्हारा 5 लाख का आउटपुट टैक्स है और इनपुट में तुम्हारा 2 लाख मशीनरी का इनपुट टैक्स है। इसको अगर एडजस्ट करके 3 लाख रुपए अगर गवर्नमेंट को पे कर रही हो, इसका मतलब इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है गवर्नमेंट से मशीनरी, तब तुम डेप्रिसिएशन 10 लाख पे प्रोवाइड करोगी। रिचा, तुमको कंफ्यूजन क्या है? डेप्रिसिएशन का कंफ्यूजन है क्या कि तुम्हारा बैलेंस शीट में क्या होगा उसका इफेक्ट, कि किस अमाउंट पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा उसका कंफ्यूजन है? सो जब तुमने मशीनरी लिया ना, तुमने पीएल में वो 10 लाख रुपया नहीं चार्ज किया। जब तुम मशीनरी खरीदी तो सीधा बैलेंस शीट में तुम्हारे फिक्स्ड एसेट्स के अंडर में वो मशीनरी आ गया एज योर फिक्स्ड एसेट, तो तुम्हारा इनकम से वो मशीनरी का कोई वैल्यू कम नहीं हुआ, ठीक है? तो तुमको कोई टैक्स बेनिफिट उस पर हुआ नहीं जब तुमने मशीनरी खरीदा। बट तुम आज मशीनरी यूज कर रही हो तो उसकी वैल्यू जो कम हो रही है उसको तुमको अपना प्रॉफिट एंड लॉस में अगर तुम चार्ज नहीं करोगी तो तुम्हारा रियल प्रॉफिट तुम डिराइव नहीं कर पाओगी, कि तुम जो मशीनरी का कॉस्ट था उसको तो तुमने कहीं पर लगाया ही नहीं है, तो उसके लिए तुमको डेप्रिसिएशन मिलता है। सपोज 5 ईयर तुमको पीरियड मिलता है कि आप 5 ईयर में इक्वली आप उसको डेप्रिशिएट कर सकते हो। सो 2 लाख रुपीज तुम पर ईयर प्रॉफिट एंड लॉस में एज कॉस्ट अपना चार्ज दिखाओगी। जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है, डेप्रिसिएशन इज लाइक योर कॉस्ट ऑफ दैट मशीनरी ड्यूरिंग दैट ईयर। सो तुम्हारा प्रॉफिट वो 2 लाख रुपए से कम हो गया, तुमको वो बेनिफिट है डेप्रिसिएशन का। अच्छा, तो वो 2 लाख रुपया जो मेरा डेप्रिसिएशन है उसका हमको टैक्स नहीं देना पड़ेगा? हाँ, यस, तुम्हारा प्रॉफिट से कम हो गया ना, टैक्स तो तुम प्रॉफिट पर दोगी और तुम प्रॉफिट से उस कॉस्ट को कम कर दोगी कि मेरा 2 लाख रुपया मशीनरी यूसेज का भी कॉस्ट है। मैंने 10 लाख का मशीनरी खरीदा था, तो दिस ईयर माई मशीनरी यूसेज कॉस्ट इज 2 लाख रुपीज। जस्ट टू टेलिंग यू इन सिंपल लैंग्वेज, अदरवाइज डेप्रिसिएशन ही तुमको उसको लिखना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन इज बेसिकली वेयर एंड टेयर कॉस्ट। हाँ, वो समझ में आ गया मुझे। डेप्रिसिएशन क्या होता है, जैसे अपने कोई भी इनकम है, अगर अपना 10 लाख का इनकम है तो अपने इनकम भी बहुत से हेड्स के इनकम होते हैं, उन सबको मिला के सपोज करो रिचा की 10 लाख तुम्हारा इनकम हुआ है, और जो एक्सपेंडिचर्स है, बहुत से एक्सपेंडिचर है, सैलरी है, तुम्हारे एम्प्लॉइज है, डायरेक्टर है कंपनी का, और भी बहुत से जो भी एक्सपेंडिचर है उसी में तुम्हारे एक एक्सपेंडिचर में आ जाएगा। पीएल में एक्सपेंडिचर साइड में डेप्रिसिएशन चला जाता है और उसका बेनिफिट मिल जाता है और अपना प्रॉफिट कम हो जाता है इससे। सो आंसर तो आ गया तुम्हारा। नम्रता ने, निधि ने, ममता ने 4250। सो ये कैसे आया बताएंगे आप? मैं बताऊं? आप ही बताएंगे। ये 5% के अकॉर्डिंग 50,000
सबके ऊपर 5% है, इसलिए अपने इन सबको ऐड कर सकते हैं। 50,000, 20,000, 10,000, 5,000 सबको ऐड किए तो 85,000 अपना टोटल होता है। उसके ऊपर 5%, 85,000 इंटू 5/100 करने से अपना इनपुट टैक्स क्रेडिट आ जाता है 4,250। और इस अपने जो केक पेस्ट्री ये सब सेल करेंगे उससे अपने इसको एडजस्ट कर सकते हैं। उसके ऊपर जो टैक्स है उससे अपने इसका बेनिफिट ले सकते हैं। देविका हैज वन मोर क्वेश्चन। दी, जैसे हम लोग अभी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं तो इसमें ब्लैक एंड व्हाइट अकाउंट का कुछ जीएसटी में मैटर करता है हम लोग को? एक जैसे होता है ना कि ये रिकॉर्ड हो रहा है सेशन। नहीं, जनरल में पूछ रहे हैं। जस्ट जोकिंग। नहीं, अब जैसे एक अकाउंट में होता है ना कि पूरा वाइट में जैसे ऑफिस का वर्क भी होता है, और एक ही हम लोग एक अपना जीरो बैलेंस करके कर रहे हैं स्मॉल अमाउंट रख के, तो उसमें कुछ मतलब कुछ हम लोग को दिक्कत होएगा? वैसे हो सकता है, दिक्कत because nowadays it is very difficult to do any transaction which is not in the eyes of the government. So they have हाँ, Amazon पे कुछ खरीद भी रही हो तो भी तुम्हारा फोन नंबर is linked to your Aadhaar. So so it is very difficult. गवर्नमेंट अब धीरे धीरे इस तरह से अपना पूरा सब अपडेट कर रहे हैं। जीएसटी में भी धीरे धीरे इतना सिस्टमैटिक हो जाएगा, तुम देखना 2-4 साल में, कि अगर आप एक इनवॉइस रेज कर रहे हैं, मतलब आपका जो जिससे आप परचेज कर रहे हैं, तो पहले उसको जीएसटी के पोर्टल में वो इनवॉइस डालना पड़ेगा। अभी उन्होंने 500 करोड़ उसका थ्रेशोल्ड रखा है कि मतलब जिनका 500 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है उनको ही इनवॉइस पहले पोर्टल पे डालना पड़ेगा। तो ये तो अभी वे लोग ट्रायल बेसिस पे 500 करोड़ रखे हैं। धीरे धीरे 3-4 साल में ये होगा कि जिनका कम एनुअल टर्नओवर है उनको भी पहले इनवॉइस पोर्टल पे डालना पड़ेगा। इनवॉइस पोर्टल पे डालने का मतलब है कि आपको जो बिल मिल रहा है वो सीधे गवर्नमेंट के पास जा रहा है। सोचो कितना वे लोग इसके ऊपर 1 अक्टूबर से ये इम्प्लीमेंट हो जाएगा। हाँ, प्री फिल्ड जीएसटी भी कुछ है ना लता, यही है क्या? प्री फिल्ड देख मुझे पता नहीं, अभी तो इनवॉइस आ रहा है, टीडीएस टीसीएस ये सब को लेके आ रहा है। कल मैं पढ़ रही थी कि कुछ प्री फिल्ड जीएसटी फॉर्म्स आ रहे हैं। हाँ देविका। हाँ देविका दी, जैसे अभी तो हर कोई रीसेलिंग कर रहा है, तो हर कोई कैसे कर रहा है फिर ये चीज? रीसेलिंग बिजनेस आजकल तो हर कोई कर रहा है, ऑनलाइन बिजनेस, नॉट अमेज़न, लाइक रीसेलिंग वर्क। तो वो लोग फिर कैसे? उसमें कोई जीएसटी का रिक्वायरमेंट नहीं है देविका। अच्छा, वो तो आप अपना अकाउंट में डायरेक्ट पैसा ले रहे हो, यू आर नॉट डूइंग इट थ्रू एनी पोर्टल। So once you are doing it with a registered portal, then only GST comes into picture, otherwise no. हाँ, वो ही पूछना था मेरे को। Amazon ये सब, फ्लिपकार्ट में Amazon से करेंगे तब ये सब इश्यूज आते हैं। एंड खुद का पर्सनल करने से ये सब प्रॉब्लम नहीं है अभी? नहीं, अगर ऑनलाइन अगर आप अपना पर्सनल भी कर रहे हैं तो आपको जीएसटी नंबर चाहिए। कैसे लता? आज तुम ऑनलाइन वेब इस पे सपोज फेसबुक पे तुम प्रोडक्ट अपना डिस्प्ले कर रही है और मुझे पसंद आया, मैंने तुमको ऑर्डर किया लता मुझे ये भेज दो, और मैंने तुम्हारे अकाउंट में पैसा डाल दिया, तो उसमें जीएसटी कहाँ से आता है? हाँ, उस केस में नहीं आता उसी केस का बात कर रही है ये, उसी केस का बात कर रही है। थैंक यू दी। सो अनदर क्विज क्या ये डायमंड? सबको समझ में आ गया तो मुझे लग नहीं रहा है कि इसका रिक्वायर्ड है। मुझे लगा था इनपुट टैक्स क्रेडिट पता नहीं कितना क्लियर होगा। हाँ, तो ये आंसर भी आ गया है वैसे, बाय द वे 8,500। राइट, मतलब मुझे अच्छा लग रहा है कि सबको समझ में आ गया है। अभी और भी है, अगर वो जीएसटीआर का जो अपने सोचे थे सब पूछ रहे थे वो बता देते, टाइम है। हाँ, तो इसको तो बंद करूँ ना? हाँ, इसको बंद कर दे। सो जीएसटीआर को फॉर्म निकालूं, रुको।
पहले होता क्या है वो बता दें क्या, या फॉर्म निकाल के फिर फॉर्म बताएं? निकाल के, हाँ, जीएसटीआर 1 की पहले रजिस्ट्रेशन registration बता देते हैं। ठीक है। ओ, एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद हम लोग भाविका से पूछेंगे उसको क्या क्या समझ में आया है। जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से है लता, उनसे चेक करना चाहिए। ये लोग जो इतने डिजाइनर टाइप के होते हैं ना, अकाउंटिंग और डिजाइनिंग दोनों एकदम अलग अलग, दो ऑपोजिट। अपोजिट पूरे हैं। कल सेशन चल रहा था ना, बीच में मुझे पिंकी बार बार बोल रही थी तुम देखो तुम सो जाएगा लग रहा है मुझे। मुझे नहीं नहीं बहुत अच्छे से करा रहे हैं हम, एकदम झग रहा है, एकदम अच्छे से समझ में आ रहा है। मैं मनीषा टिब्रेवाल को बोलती हूँ कि मनीषा मैं और तुम एकदम पोल अपार्ट है, मुझे तुम्हारा हाँ, आईडी अच्छा लगता है बट ये रिचा भी नॉन कॉमर्स है। अच्छा, मैथ्स अच्छा है लेकिन तुम्हारा रिचा। नहीं, मेरा मैथ्स तो पुअर से भी पुअरेस्ट है। तो ये दिख रहा है क्या लता? दिख रहा है। दिख रहा है, थोड़ा जूम कर सकते हैं। हाँ पर ये जूम करने का ना, मतलब मुझे भी क्लियर नहीं समझ में आ रहा है। अभी ठीक है? हाँ एकदम ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन है, मतलब जब आपका 20 लाख के ऊपर सर्विस हो या 40 लाख के ऊपर गुड्स का सेल्स हो, तब आपको ये फॉर्म फिल करके रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। यही है ना लता? जी हाँ, ये पर जीएसटी अब 1 लग रहा है कविता मुझे। हाँ, ये जीएसटीआर 1 ही है। तो हाँ एक तो सेकेंड, रजिस्ट्रेशन वाला अलग था। एक सेकेंड रुक। ये तो फॉर्म जीएसटीआर 1 का फिलिंग कैसे होगा उसके ऊपर है, फिलअप कैसे करेंगे। रजिस्ट्रेशन इज 01 वो एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन। ठीक है, ये दिख रहा है। अब ये अगर जैसे सबको यहाँ पे क्वेरी है कि जीएसटी नंबर कैसे लिया जाए या उसके लिए रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़े, तो उसके लिए पूरा प्रॉपर फॉर्म होता है। आपको वो प्रॉपर फॉर्म भरना पड़ेगा, फिलअप करके उसके साथ में जो भी आपके आईडी प्रूफ्स होते हैं, पैन कार्ड, आधार कार्ड और भी जो इसमें रिक्वायर्ड है, वो सब उसके साथ में अटैच करके देना होता है। तब उसमें ये गवर्नमेंट के साइट में मतलब फिर इसको दे विल टेक सम टाइम टू गिव यू जीएसटी नंबर। इसमें आपको अपना जो पैन कार्ड में नाम है वो देना पड़ेगा, एड्रेस जो है आधार कार्ड में जो एड्रेस है, या आपका अगर रजिस्टर्ड ऑफिस है तो उसका एड्रेस देना। फिर बहुत कुछ है कि आपका प्रोप्राइटरशिप है, पार्टनरशिप है, कंपनी है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, बहुत कुछ है। उसको डिटेल में भर के आपको इसको डिपॉजिट करना पड़ता है। इसके साथ में जो फीस ये सब होती है वो सब आपको देनी पड़ती है। उसके बाद में आपका इट विल टेक सम टाइम, देन यू विल गेट योर जीएसटी नंबर। रिचा को कुछ क्वेश्चन है। हाँ रिचा, अनम्यूट करो। तो लता, जैसे मेरा कॉस्मेटिक्स का बिजनेस है एंड हम लोगों का बेयरिंग्स का काम है, राइट? तो व्हाटएवर रॉ मटेरियल दैट आई गेट, उस पे मेरे को जीएसटी पे करना पड़ता है, कहीं 18%, कहीं 9%। तो can't I show that purchase in the name of my company because it's a bearing company? What will they do with those products? हाँ ठीक है, तो उसके No, अंदर so you cannot. cannot. स्क्रूटनी में आ जाएगा। अच्छा,
Or my brother is into a business of chemicals only, where he has to purchase chemicals. So can I do it under his company name? Yes. ये अंडर में कर सकते हैं, पर उसमें भी उनको जानती हो ये जीएसटी लॉ ये सब, ये नहीं है कि यहाँ पे अपने बेसिक थोड़ा सा समझे और हो गया। तुम्हारे जो ब्रदर है उनको अपने चार्टर अकाउंटेंट को पूरा डिटेल बताना पड़ेगा। उनका जो बिजनेस है, उन्होंने जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन ले रखा है उसमें उन्होंने क्या प्रोडक्ट्स शो किए, उनका जो ट्रेड लाइसेंस है, हर एक चीज इंटर रिलेटेड है। गवर्नमेंट के पास में हर एक चीज का रिकॉर्ड है कि तुम्हारा ये ट्रेड लाइसेंस है, तुम्हारा ये जीएसटी नंबर है, इसमें जो डायरेक्टर है, जो डायरेक्टर है उनका पैन कार्ड क्या है, उनका आधार कार्ड क्या है। तो ये बेसिकली मैं तुमको यहाँ पे बोल दूं कि हाँ तुम कर सकती हो, और तुम अपने ब्रदर को बोलो और वो कर ले, तो ही मे गेट इनटू सम इश्यूज, अपना उसमें इश्यूज हो सकता है। उनको अपने चार्टर अकाउंटेंट से समझना पड़ेगा कि वो प्रोडक्ट्स उनमें का वो ले सकते हैं या नहीं ले सकते। क्योंकि बहुत कुछ है, सिर्फ स्मॉल ऊपर का ये जो अपने बातें कर रहे हैं एकदम सरफेस लेवल पे है। जीएसटी का जो लॉ है उसका इतना मोटा 2 बुक है पूरा, और उसमें भी हर महीने 9-10 नोटिफिकेशंस नए आते हैं। मतलब यू हैव टू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ। जीएसटी इतना नया लॉ है। You mean to say, कोई भी छोटा सा गलती can get you into trouble, so it's better to be on the safe side, ना? अब अपने उसका जीएसटीआर 1 के बारे में कर दे कविता इसमें। हाँ ये तो हो गया। हाँ, इसमें बहुत कुछ डिटेल्स रहता है, जैसे कि अगर आप मेरा रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, सो आपको क्यों रजिस्ट्रेशन लेना है इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। होता है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन होता है, ये सब करके बहुत कुछ होता है। कैजुअल इनकम, मेनी थिंग्स ऑनलाइन है, बहुत कुछ डिटेल्स देना पड़ता है। मैन्युफैक्चरिंग है, ट्रेडिंग है। यहाँ पर है ना। हाँ, बैंक अकाउंट, सब कुछ बैंक का डिटेल्स, ये सब एवरीथिंग यू हैव टू पुट हियर। and this is registration application is done online. हाँ, अभी तो सब कुछ ऑनलाइन ही मोस्टली वो भी है, और जीएसटी तो टोटल ऑनलाइन है। जीएसटी में कुछ भी नहीं है। So this was the form। इसके साथ जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है उसका लिस्ट है ये। फोटोग्राफ, जैसे अगर कोई कंपनी है तो उनको अपना ये मेमोरेंडम आर्टिकल ये सब प्रोवाइड करना होता है। प्लेस ऑफ बिजनेस मतलब रजिस्टर्ड, आपकी कंपनी का रजिस्टर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस क्या है उसका प्रूफ देना पड़ता है। मेनी थिंग्स आर देयर दैट यू, many documents are there that you have to provide. So this one, let me close. GSTR 1। ये GSTR 1 मेन जीएसटी के अंडर में अगर आपका बहुत डिटेल बड़ा बिजनेस नहीं है, बहुत हाई टर्नओवर नहीं है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट रिलेटेड नहीं है, नील रेटेड गुड्स नहीं है, तो मोस्टली आपका GSTR 1 और GSTR 3 भी फिलअप करने से उसका आपका मोस्टली कवर हो जाता है। तो GSTR 1 में क्या आता है, उसमें आपने जो भी सेल किया है GSTR 1 में सिर्फ आपको वो डालना होता है। सेल में भी 2 पार्ट होता है, एक B2B होता है, एक B2C होता है। B2B का मतलब होता है कि जिसको आपने सेल किया है उसने अपना GST नंबर आपको प्रोवाइड किया है, तो वो B2B के अंडर में आपको डालना पड़ता है। और B2C जैसे जनरल कस्टमर्स है, जैसे हम लोग डायमंड बिजनेस में हैं तो हमारे जो भी कस्टमर्स है वो अपना परचेज कर रहे हैं इंडिविजुअल अपने अकाउंट से, उसका चेक दे रहे हैं, तो वो B2C में जाता है। पर अगर कोई का प्रोप्राइटरशिप फर्म है उससे परचेज कर रहा है तो और वो अपना GST नंबर प्रोवाइड करना चाहता है, उसके नाम से ही वो अपनी प्रोप्राइटरशिप फर्म के नाम से बिल ले रहा है, तब वो GST नंबर दे दिया, वो B2B में चला जाता है। और जो सेल्स आपका B2B में आपने डाला है वो आपका GSTR 2A में शो होता है। जब वो 2A में शो होता है तो 2A में आपने, जैसे मैं इनपुट टैक्स क्रेडिट का बोल रही थी,
कि इनपुट आपने कुछ भी परचेज किया है तो आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिए, आप लेना चाहते हैं, तो आप इनपुट टैक्स क्रेडिट कैसे लेंगे? जब आपने जिससे परचेज किया है वो शो कर रहा है कि उसने आपको सेल किया है, तभी आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। अगर वो शो ही नहीं कर रहा है कि उसने आपको सेल किया है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। जब 2M और ये उसने अपने GSTR 1 में डाला और ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट होकर GSTR 2A में चला जाता है। ये थोड़ा सा आप लोग को कंफ्यूजिंग लगेगा, तो वो GSTR 2A में चला जाता है। जब ये GSTR 2A में चला जाता है तब आप उसमें देखते हैं कि आपकी ये GSTR 2A में आया है या नहीं, फिर आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट 3B में ले सकते हैं। ममता को कोई क्वेश्चन है? अच्छा, इसका मतलब हुआ ना कि जो लोग सर्विस में हैं उनका कोई GST नंबर नहीं होगा? है तो कैसे यही तो बोलूं? है। दिस फॉर्म इज एप्लीकेबल फॉर बोथ गुड्स और सर्विस। नहीं, ये तो हम लोग सर्विस अगर सेल करते हैं, जैसे सर्विस क्लास जो लोग नौकरी करते हैं, जॉब करते हाँ, हैं, सैलरीड जो है वो उनका सैलरी पर देयर इज नो GST ना। हाँ वही हम बोले, तो उनका तो कोई GST नहीं होगा, खाली वो लोग ऐसे कंज्यूमर पे करते रहेंगे। उनको कोई इनपुट क्रेडिट नहीं मिलेगा। ओके ओके। GSTR 1 में अपनी सेल्स शो करते हैं और उसके ऊपर में अपना जो टैक्स, अपने टैक्स आउटपुट टैक्स है वो शो करते हैं। और GSTR 3B में वो भी ओपन करूं क्या? नहीं अभी, पर ये 1 में बता दी तो इसका तुम शो बस कर पूरा। इसमें मेन ये वहां हो पे गया। जो जो सेल है, थोड़ा सा नीचे जा कविता, नीचे और नीचे करो। डॉक्यूमेंट्स, करंट टैक्स पीरियड का इंफॉर्मेशन, और भी नीचे में जाके जो नॉर्मल ये नील रेटेड, एक बार यहाँ पे नील रेटेड एग्जेम्प्टेड एंड नॉन GST आउटवर्ड सप्लाईज, मतलब जिनका जो सप्लाईज है, जैसे किसी का डिपार्टमेंटल स्टोर है तो उसमें उसका जो नील रेटेड में आएगा, मिल्क ये सब नील रेटेड में आएगा, तो वो उसको इसमें शो करना पड़ेगा। इसमें भी उसको इंटर स्टेट डिवाइड करना पड़ेगा, इंट्रा स्टेट डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो विद इन स्टेट उसका सेल हुआ है उसको अलग शो करना पड़ेगा, और आउटसाइड स्टेट जो सेल हुआ है वो उसको अलग शो करना पड़ेगा। सो इसमें एक्चुअली घबराने का बात नहीं है, ये सारा जो है ना, ये सारा टैली में अपने को डेटा मिल जाता है, वैसा नहीं है। ऑटो कैलकुलेट करने का भी हाँ, जो, अगर आप ओरिजिनल टैली ले रहे हैं हाँ, तो उसमें आपका सब ऑटो कैलकुलेट हो जाता है, अपने आप सब हो जाता है। तो ऐसा नहीं है कि अब अपने को बैठ के पूरा महीना का अलग अलग करना है कि इंटर मैंने कितना किया, इंट्रा कितना किया, वो सब नहीं है। वो सारा आपके अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ऑटोमेटिकली रहता ही है। वो सब ऑटोमेटिक सब कैलकुलेट होता रहता है, क्योंकि टैली आजकल जो टैली का सिस्टम है उसमें आपने GST नंबर डाल दिया, जो आपके बायर है, सेलर है, सबका सब डिटेल आप डाल देते तो वो सब ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता रहता है। सो ये हो गया लता कि इसमें और कुछ हो गया बस ना? हो गया। अब 3B दिखा देते हैं ये लोग को। GSTR 1 फाइल करने का लास्ट डेट होता है 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मतलब जनवरी का GSTR 1 आपको 11th ऑफ फरवरी के पहले लगाना होता है। यू हैव टू फाइल द रिटर्न ऑफ GSTR 1 फॉर जनवरी बिफोर 11th फरवरी। और जैसे ही आप 11th फरवरी तक, आपने 11th फरवरी तक जिसने भी अपना रिटर्न लगा दिया GSTR 1 का, वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होके GSTR 2A में चला जाता है। मतलब कि जो भी सेल हुआ है, आपने किसी से परचेज किया है तो आप उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना चाहते हैं, तो वो 11th के बाद में 12th को 2A में शो हो जाएगा। फिर 3B फाइल करने का, इसीलिए 3B फाइल करने का लास्ट डेट है 20 तारीख, 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ।
जनवरी का आपको फरवरी के 20 फरवरी के पहले लगाना होता है। 11 फरवरी के बाद में 12 फरवरी को आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट 2A में शो होने लग जाएगा। आप देख लेंगे कि आपको आपकी जो जिससे आपने परचेज किया है उन्होंने आपको उसका क्रेडिट दिया है या नहीं, फिर आप उसको 3B में शो कर सकते हैं। तो 3B क्या इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए है क्या? 3B सब चीज के लिए है। उसमें आपको इनपुट टैक्स, आउटपुट टैक्स, परचेजेस, टोटल परचेज दिखाना होता है, आपने कितना टैक्स पे किया, आपने टैक्स कहाँ से पे किया, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर से पे किया या कि कैश लेजर से, मतलब अपने पास से पे किया, एवरीथिंग, पेनल्टी लगा है, इंटरेस्ट लगा है, सब कुछ 3B में शो हो जाता है। तो 3B बेसिकली जो टैक्स पे किए हैं उसका डिटेल्स है। हाँ, टैक्स पे करने के लिए डिटेल है। उसके पहले आपको परचेज, सेल, हर चीज का डिटेल डालना पड़ता है। तो ये छोटा सा ही है, 2 पेज का है खाली। नहीं, मोस्टली ये सब बहुत सिंपल होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द थिंग्स जो है वो अपने लिए अप्लाई नहीं होते। हाँ, so this is also okay। ये हो गया। अब अपने ये समझ गए कि GSTR1 जो है वो अपने को 11th तक फाइल करना होता है, 11th ऑफ नेक्स्ट मंथ, और GSTR3 जो है 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ तक फाइल करना होता है। अब आप हर महीने ये फाइल करें, GSTR1 और 3B फाइल कर रहे हैं। इसमें भी ये है कि अगर आपका थ्रेशोल्ड मतलब 1.5 करोड़ से कम का आपका अगर है तो आप क्वार्टरली फाइल कर सकते हैं। एनुअल टर्नओवर अगर आपका 1 करोड़ 50 लाख से कम है तो आपको हर महीने फाइल करने का जरूरत नहीं है, आप क्वार्टरली 3 महीने में एक बार फाइल कर सकते हैं। पर 3B जो है उसके लिए आपको इनपुट जो टैक्स है वो आपको कैलकुलेट करके हर महीने पे करना पड़ेगा। अब इसके बाद में अगर आपने रजिस्ट्रेशन लिया है तो आपको हर महीने आपका रिटर्न या क्वार्टरली रिटर्न लगाना पड़ रहा है, और उसके बाद में आपको एक एनुअल रिटर्न भी लगाना पड़ेगा। उसको GSTR9 बोलते हैं। अभी तक गवर्नमेंट ने इसको बहुत इजी वे में, मतलब नया टैक्स होने से सबको एनुअल रिटर्न लगाने में इजी रहे, तो जो 17-18 का एनुअल रिटर्न था उसके लिए उन्होंने अभी जनवरी तक अलाउ कर रखा था। जनवरी 2020 फरवरी का भी 4-5 दिन का और एक्सटेंशन था, जो एग्जैक्ट डेट मुझे याद नहीं है, पर 31 जनवरी तक आपको अलाउड था कि आप अपना एनुअल रिटर्न 17-18 फाइनेंशियल ईयर 17-18 का लगा सके। और 18-19 का तो अभी ये जो 30 सितंबर 2020 है, इतना एक्सटेंशन दिया हुआ है गवर्नमेंट ने, क्योंकि गवर्नमेंट के लिए भी ये नया लॉ है और जो बिजनेसमैन है, मैन्युफैक्चरर है, उनके लिए भी नया लॉ है। तो एनुअल रिटर्न अगर किसी ने रजिस्ट्रेशन ले रखा है तो उसको एनुअल रिटर्न लगाना पड़ेगा। एनुअल रिटर्न में भी 2 है, एक 9 है, GSTR9 है, एक 9C है। 9C जो है वो ऑडिट है, GST का ऑडिट है। उसके लिए पहले 2 करोड़ थ्रेशोल्ड था, मतलब अगर आपका 2 करोड़ से ज्यादा का एनुअल टर्नओवर है तो आपको 9C ऑडिट करना पड़ेगा। पर अभी 18-19 के लिए आपका एनुअल टर्नओवर 5 करोड़ कर दिया गया है। मतलब कि अगर आपका 5 करोड़ से कम एनुअल टर्नओवर है तो 9C आपके लिए लगाना कंपलसरी नहीं है, मैंडेटरी नहीं है कि आपको 9C लगाना पड़ेगा। 9 लगाना, GSTR9 लगाना कंपलसरी है। तो ऑडिट नहीं कराना पड़ेगा, अगर 5 करोड़ से कम है तो आपको GST का ऑडिट नहीं कराना है। हाँ, वो मैंडेटरी नहीं है। 5 करोड़ के ऊपर है तो GST का ऑडिट कराना मैंडेटरी है। मैंडेटरी नहीं है, पर अगर आप 9 लगा रहे हैं तो फिर उसके बाद में लगता है 9C भी लगा लो, कि बाद में अगर कभी आपका कुछ GST गवर्नमेंट से इशू आए तो वो आपको एकदम क्लियर है। जैसे अभी इस साल मेरा हुआ, मैं अपना एनुअल रिटर्न लगा रही हूँ 9 का, तो मैं सोच रही थी कि 9C लगाऊं या नहीं लगाऊं, कि एनुअल टर्नओवर तो इससे कम है, थोड़ा एफर्ट लगता है, पर उसको करने से आपका पूरा का पूरा जो टैक्स है वो क्लियरली गवर्नमेंट को विजिबल होता है, उसमें कुछ भी ट्रबल नहीं रहता, आगे आपके लिए ट्रबल नहीं रहता। सो वेरी वेरी क्लियर लता, थैंक यू। आई थिंक नॉन कॉमर्स वालों से पूछने से पता चलेगा। एक्चुअली अपने लोग को ये बहुत इजी लग रहा है।
नहीं, इसीलिए मैंने बोला ना, जो नॉन कॉमर्स वाले हैं उनसे पूछने से पता चलेगा। सो भाविका आज बोलेगी। भाविका को बोलो, बताएगी उसको समझ में आया या नहीं आया। मैं भाविका का ही फेस बीच बीच में देखती रहती हूँ। हाँ, कि सो तो नहीं गई है कहीं।